साइंस फैक्ट्स बाय दीपक सर की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर चैप्टर 7 जीव जनन पर वीडियो बनाइए, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो कक्षा 10th क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। चैप्टर का नाम है 7 जीव जनन कैसे करते हैं। जनन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। आज जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, मानव में जनन कैसे होता है और अलग अलग प्लांट्स के अंदर भी जनन कैसा होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा चैप्टर के बारे में डिटेल से जानेंगे बच्चों। तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले अगर आपने साइंस फैक्ट्स बाय दीपक सर के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इस वीडियो में। चलिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और वार्षिक एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जो भी प्रश्न इसमें समझाएंगे और पूरे चैप्टर को ही एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो इस चैप्टर को वीडियो स्किप करने से अच्छा होगा कि आप पूरा शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर सभी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है आज जीव जनन कैसे करते हैं। तो बच्चों आप सभी जानते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे जनन के बारे में है। जनन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। बच्चों जैसे कि जनन एक जीव का, आप सभी पढ़ के आए हैं सजीव और निर्जीव। तो जो सजीव की बात करूं मैं, सजीव का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है जनन। जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि एक जिसमें जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। नए जीव को उत्पन्न कर सकता है मतलब नए बच्चों को जन्म दे सकता है, अपने ही जैसे बच्चे उत्पन्न कर सकता है। जैसे मनुष्य की बात किया जाए, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य अपने ही जैसे संतति, अपने ही जैसे बच्चे उत्पन्न कर सकता है। जानवरों की बात करें तो जानवर भी क्या है, जीव है, वह भी अपने बच्चे उत्पन्न कर सकता है। क्या प्लांट भी जीव है? तो आंसर आएगा बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि प्लांट अपने ही जैसे प्लांट को भी जन्म दे सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो नए प्लांट्स आते हैं वो पुराने प्लांट से ही आते हैं कि नहीं आते हैं। तो वे सभी जीव होते हैं जिनमें जनन करने की क्षमता पाई जाती है। तो बच्चों जनन क्या है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति, संतति का मतलब होता है जो उसी के समान बच्चे हैं उसके, उसी को हम क्या बोलेंगे, संतति बोलेंगे। तो अपने समान संतति या जीव उत्पन्न करते हैं। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। मतलब क्या है बच्चों, आप बस इतना लिख के आना पेपर में, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान संतति उत्पन्न कर सकता है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि आप सभी ने आनुवंशिकता एक इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ वो देखा होगा कि इन सभी के लिए डीएनए जिम्मेदार होता है, गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। डीएनए मिल के ही तो गुणसूत्र बनता है। तो इसके लिए जो माता पिता से जो लक्षण आते हैं वो बच्चों में जाते हैं और बच्चे माता पिता के समान होते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? डीएनए जिम्मेदार है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बच्चों इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया है तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस आप इतना समझना कि माता पिता से जो बच्चों में लक्षण आते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो उसके लिए जिम्मेदार होता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है जिसको डीएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए जनन क्लियर हो गया बच्चों। जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए अब जनन के टाइप्स की बात करें कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन के प्रकार होते हैं दो प्रकार के, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। बच्चों आप सभी को पता है अलैंगिक जनन जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, अलैंगिक जिसमें लिंग का निर्धारण नहीं होता है, ना वो नर होता है ना मादा होता है, मतलब जिसमें दो अलग अलग लिंग नहीं होते हैं, ऐसे जीव क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। और ऐसे जीव जिसमें लिंग का निर्धारण होता है, एक मादा होगा और एक नर होगा, तो ये क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। तो अलैंगिक जनन किस किस प्राणियों में हो सकता है और किस किस प्राणियों में होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी परिभाषा और इसमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, अंतर आ जाता है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर अभी भी शायद आया था अर्धवार्षिक एग्जाम में, वार्षिक में आने की भी उम्मीद है कि अलैंगिक जनन क्या होता है। बच्चों इसमें नर व मादा युग्मक के बिना नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों ना इसमें नर ना होगा ना मादा होगा जीव, तो युग्मक कैसे बनेंगे, ना नर युग्मक बन पाएगा ना मादा युग्मक बन पाएगा, और फिर संतति का निर्माण कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो अलैंगिक जनन में हम क्या लिख देंगे परिभाषा में, इसमें नर व मादा युग्मक के बिना नई संतति का निर्माण हो जाता है। मतलब बिना नर और मादा युग्मक के किसका निर्माण हो जाता है, संतति का निर्माण हो जाता है। नर और मादा है ही नहीं है,
होते ही नहीं हैं। तो इसमें कौन सा जनन हो जाएगा? अलैंगिक जनन हो जाएगा। अलैंगिक जनन का एक लक्षण क्या होता है कि अलैंगिक जनन में जो लक्षण आते हैं वो हूबहू किससे आते हैं? जनक से आते हैं। मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, सेम जो संतति बन रही है, सेम टू सेम पेरेंट्स के समान होती है। इसमें कोई भी अलग से लक्षण उत्पन्न नहीं होता है, बिल्कुल समान रहते हैं अपने पेरेंट्स के। ठीक है, जिसमें नर और मादा युग्मक के बिना किसका निर्माण हो जाता है? संतति का निर्माण हो जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है लैंगिक जनन क्या है। तो जैसा कि आपको पता है अलैंगिक जनन के बारे में बात करी थी, नर और मादा युग्मक के बिना, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नर और मादा युग्मक मिलकर नई संतति को उत्पन्न करते हैं। इसमें तो होती है ना, लैंगिक जनन कब होगा? लैंगिक जनन जब होगा जब नर युग्मक भी प्रेजेंट होगा और मादा युग्मक भी प्रेजेंट होगा, दोनों युग्मक मिलके जाइगोट का निर्माण करेंगे, तो उससे जाइगोट से क्या बनेगा? भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। तो इसकी परिभाषा क्या आ जाएगी बच्चों? इसमें नर व मादा युग्मक नई संतति के निर्माण में भाग लेते हैं या नई संतति का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें क्या होता है? लक्षण माता पिता से थोड़े अलग हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ लक्षण तो माता से आते हैं, कुछ लक्षण पिता से आते हैं। तो जो लक्षण आते हैं दोनों के बीच के लक्षण आ जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है आप बिल्कुल पिता के बिल्कुल हूबहू हो या माता के हूबहू हो। कुछ लक्षण तो माता से आते हैं, कुछ लक्षण पिता से आते हैं। तो इसमें लक्षण क्या हो जाते हैं? हूबहू नहीं रहते हैं। कुछ लक्षण माता से मतलब माता पिता के समान हो सकते हैं, हूबहू समान नहीं हो सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया। इसमें नर और मादा युग्मक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? नई संतति का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। बहुत बढ़िया बच्चों, समझ में नहीं आया हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि सर ये प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ। बच्चों लैंगिक जनन की विधियों के बारे में बात करेंगे। लैंगिक जनन की कई सारी विधियाँ हैं। नंबर 1 पे आती है विखंडन। बच्चों विखंडन आपने पढ़ा होगा कि विखंडन क्या होता है? विखंडन का मतलब होता है टूटना। अब किसका टूटना? तो जैसे कि अमीबा के बारे में बात करते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जो इसका पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। बच्चों अच्छा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ऐसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उन जीवों को क्या कहते हैं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दें कि एक कोशिका से मिलकर बने हुए जीवों को क्या कहते हैं। चलिए अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसका आंसर इसी वीडियो में भी मिल जाएगा। विखंडन, इसमें एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। मतलब क्या है विखंडन में? जिसमें एक जीव टूटकर दो जीव बना देते हैं। एक जीव जो तो टूटेगा तो स्वयं तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे कितने जीव बन जाएंगे? दो जीव बन जाएंगे। कैसे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, आपको एक बीच में केंद्रक नज़र आ रहा है। ये नज़र आ रहा है केंद्रक। ये केंद्रक क्या करेगा? पहले थोड़ा सा इस टाइप से बीच में इस टाइप से हो जाएगा और इस टाइप का होके बीच में से दो केंद्रक में विभाजित हो जाएगा। तो एक केंद्रक और दो केंद्रक। इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा, इसके चारों तरफ भी हो जाएगा। तो एक केंद्रक धीरे धीरे दो भागों में विभाजित हो जाएगा और ऐसे ही ये पूरी कोशिका बन जाएगी और ये भी एक कोशिका बन जाएगी। तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो गया? दो कोशिकाओं का। तो इन कोशिकाओं को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इन कोशिकाओं को? इन कोशिकाओं को हम बोलेंगे संतति कोशिका, जबकि एक कोशिका क्या कहला रही है? जनक कोशिका। एक कोशिका कहला रही है जनक कोशिका। तो और ये जो इसका निर्माण हो गया, इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे? इन कोशिकाओं को बोलेंगे हम संतति कोशिका। तो एक कोशिका से जब दो कोशिकाएं बन जाती हैं बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम संतति कोशिका। क्लियर है बच्चों? एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं तो इनको बोलेंगे विखंडन। एक कोशिकीय जीव जब विखंडित होकर नए जीव का निर्माण करता है, और नए जीव कितने बनेंगे? दो बनेंगे। एक जीव से कितने बनेंगे? दो जीव बनेंगे। कैसे बनेंगे? केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक में टूट जाएगा और दोनों केंद्रक धीरे धीरे अपने चारों तरफ कोशिका द्रव्य इकट्ठा कर लेंगे और एक कोशिका का निर्माण कर लेंगे। दोनों केंद्रक विभाजित होकर तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं की उत्पत्ति हो जाएगी। और जब एक कोशिका से दो कोशिकाओं की उत्पत्ति हो जाती है तो नई कोशिका को बोलते हैं संतति कोशिका और पुरानी कोशिका को बोलते हैं जनक कोशिका। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक जनक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिका उत्पन्न करती है। इस प्रकार के खंडन या विखंडन को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ये अमीबा का चित्र दिया हुआ है जिसमें बीच में केंद्रक पाया जा रहा है और इसके जो दो प्रभर्ध निकले हैं उन प्रभर्धों को बोला जाता है पादाव या कूटपाद। कूटपाद को इंग्लिश में स्यूडोपोडिया कहते हैं बच्चों। ये केंद्रक है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये भोजनधानी है। क्लियर है बच्चों? ये हमने पढ़ रखा है पहले भी। चलिए
इतना क्लियर है। अगर पेपर में आ जाए विखंडन किसमें होता है, ऐसे जीव का नाम लिखिए, तो विखंडन में आप अमीबा का नाम लिख सकते हैं। अमीबा में क्या होता है, विखंडन की क्रिया होती है। चलो बच्चों, अब देखते हैं हम मुकुलन। मुकुलन भी क्या है, एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया मुकुलन होती है, लेकिन किस में होती है मुकुलन की प्रक्रिया, हाइड्रा में। हाइड्रा में भी मुकुलन की प्रक्रिया होती है। कैसे होती है, तो बच्चों ये फोटो जो दिया है, ये हाइड्रा का फोटो दिया हुआ है, और इसमें नीचे आपको दिख रहा होगा एक उभार जैसी संरचना दिख रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर से दिख रहा हो तो क्या आ गया, देखिए इसको, देखिए यहाँ पे छोटा सा भाग जो दिख रहा है बच्चों, आपको एक छोटा सा भाग दिख रहा है, बिल्कुल छोटा। ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला, ये एक किसका निर्माण कर रहा है, एक उभार का निर्माण कर रहा है ये वाला भाग। तो ये जो कलिका है जो आगे जाके एक उभार बना रही है, इस उभार को हम बोलेंगे मुकुल। क्या बोलेंगे बच्चों, मुकुल बोलेंगे। और मुकुल से आगे जाके किसका निर्माण हो जाएगा, नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ये जो उभार बीच में दिया हुआ है, ये उभार बीच में दिया है, ये उभार आगे जाके किसका निर्माण करेगा, नए जीव का निर्माण कर देगा। देखिए पूरा जीव निकल के आ गया यहाँ पे। चलिए, तो क्या बोलेंगे हम, इसमें जीव के शरीर पर मुकुल का निर्माण होता है, जिससे नए जीव का निर्माण हो जाता है। यह मुकुल आगे जाके किसका निर्माण करेगा, छोटे से नन्हे से हाइड्रा का निर्माण कर देगा। इसको हम छोटा हाइड्रा, नन्हा हाइड्रा या हाइड्रा कह सकते हैं। तो मुकुलन में सिंपल सा ये डायग्राम बना देना बच्चों, और इसको ये शो जरूर कर देना, ये मुकुल है। ये जो उभरा हुआ भाग है ये क्या है, ये मुकुल है, ये मुकुल। और ये हाइड्रा बन गया, नया हाइड्रा बन गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रा बोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो मुकुलन की परिभाषा क्लियर हो गई बच्चों। इसमें जीव के शरीर पर मुकुल का निर्माण होता है, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आ जाएगा हाइड्रा में मुकुलन। चलिए बच्चों, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की क्षमता किसमें होती है, आपके में क्लास में, आपके जो सिलेबस है उसमें जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में मुकुलन को समझाइए, इस टाइप से प्रश्न आएगा पेपर में। और आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है कि पुनरुद्भवन क्या है। पुनरुद्भवन क्या होता है बच्चों, जैसे कि किसी कोशिका को या किसी भी शरीर के अंग को कई भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो वह जो विभाजित वाला भाग है वह नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे कि पुनरुद्भवन की क्षमता या रीजनरेशन की क्षमता हमारे भी कई सारे भागों में पाई जाती है। जैसे कि आप बाल कटवाते हैं तो बाल नए आ जाते हैं, उग आते हैं, विकास हो जाता है नहीं उनका। नेल्स काटते हैं तो नेल्स आने लगते हैं। तो वो भाग कुछ ही भागों में, हमारे शरीर के कुछ भागों में ये क्षमता पाई जाती है। लेकिन प्लेन एरिया में क्या होता है बच्चों, अगर प्लेन एरिया के भागों को अगर 3 भागों में काट के अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग विभाजित होकर नए प्लेन एरिया का निर्माण कर देगा। जैसे कि बच्चों चित्र में दिखाया है कि एक प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया को 3 भागों में बांट दिया है, 1 2 3। तो एक तीनों भाग ने जो कटे हुए भाग हैं, 3 प्लेन एरिया बन गए। एक प्लेन एरिया ए बन गया, दूसरा ए बन गया और तीसरा ए बन गया। 3 प्लेन एरिया बन गए हैं और ये तीनों बड़े हो गए हैं, पूरे डेवलप प्लेन एरिया हो गए हैं। तो एक प्लेन एरिया को अगर 3 भागों में विभाजित कर दिया तो पुनरुद्भवन की क्षमता के द्वारा ये क्या हो गया, 3 प्लेन एरिया में विभाजित हो गया है। इसमें जीव का शरीर, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ बच्चों, इसमें जीव का शरीर कई भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है। कितनी सिंपल और अच्छी डेफिनेशन दी है यहाँ पे कि जीव का शरीर कई भागों में टूट जाता है और टूटा हुआ भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है। क्लियर है बच्चों। उदाहरण आ जाए तो प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन। बच्चों इसका डायग्राम जरूर देख लेना, सिंपल सा डायग्राम है। पेपर में कभी कभी डायग्राम बनाने के लिए ही आ जाता है कि प्लेन एरिया पुनरुद्भवन को सिर्फ चित्र के माध्यम से समझाइए, तो समझा सकते हैं। ये नाम दे देना, प्लेन एरिया है, इसके 3 भाग टूट गए, तीनों भागों में विकसित होकर नए प्लेन एरिया को डेवलप कर दिया। क्लियर है बच्चों। चलिए पौधों में कायिक जनन। बच्चों कायिक क्या होता है पहले तो ये समझो। जैसे हमारा शरीर जो बना हुआ है, तो हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनको कायिक कोशिका कहते हैं कि नहीं कहते हैं, सोमेटिक सेल, वेजिटेटिव सेल। तो ऐसे पौधों के किसी भी भाग से, अभी आपको पता है कि बीज लगाएंगे तो नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, लेकिन बच्चों बीज ही नहीं, जब पौधे के किसी भी भाग से नया पौधा उत्पन्न हो जाए, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, किसी भाग से, आपने देखा होगा गेंदे के फूल को अगर मिट्टी में ऐसे ही डाल दिया जाए तो नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या है, ये कायिक जनन है। इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं है, ये अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, बिना नर और मादा के मक्के नए पौधा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन में पौधे के किसी भी भाग से नया पौधा उत्पन्न हो सकता है, किसी भी भाग से। तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में, कई पौधों में, ये ऐसी प्रक्रिया हर एक पौधों में नहीं होती है, कुछ पौधों में होती है। तो कई पौधों में जड़, तना व पत्ती से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, क्या कहलाती है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स।
पौधों में कायिक जनन क्या होता है? पौधों के जड़, तना, पत्ती से नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आ जाएगा तो ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की पत्ती में कभी कभी पूछ लेते हैं, ब्रायोफिलम की पत्ती में कायिक प्रवर्धन को समझाइए। तो ब्रायोफिलम की पत्ती में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है बच्चों? ध्यान से समझिए। ये ब्रायोफिलम की पत्ती है, ये पत्ती किसकी है? ब्रायोफिलम की पूरी पत्ती दी है यहाँ पे, और इस पत्ती में एक कलिका का निर्माण हो रहा है, कलिका निकल रही है वहाँ से, और ये कलिका जब पत्ती से टूटकर नीचे गिरेगी मिट्टी में तो वहाँ एक नए पौधे को जन्म देगी। इससे जो कलिकाएँ निकल रही हैं ना, कलिकाएँ निकल रही हैं, देखिए ये कलिकाएँ निकल रही हैं। ये कलिका जो निकल रही हैं, ये कलिका नीचे गिर के नए पौधे को विकसित करेगी। तो बस इसमें इतना ही लिख देना कि ब्रायोफिलम की पत्ती में एक कलिका विकसित हो जाती है और यह कलिका मिट्टी में गिरकर एक नए पौधे को जन्म दे देती है। इसी प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, या ब्रायोफिलम की पत्ती में कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है। क्लियर है बच्चों? कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया अगर ब्रायोफिलम की पत्ती में समझाने के लिए आ जाए तो लिख दोगे, समझा दोगे अच्छे से? चलिए, अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके अतिरिक्त पर्तन, कलम अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीकों का भी उपयोग कृषि में किया जाता है। बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कायिक जनन के क्या लाभ हैं, क्योंकि कायिक जनन बनेगा तो कायिक जनन का सबसे इंपॉर्टेंट लाभ होता है कि पौधे हूबहू समान होते हैं। क्योंकि अलैंगिक जनन के द्वारा जो पौधे बन रहे हैं, ज़्यादातर सभी पौधों में क्या होते हैं? बिल्कुल समान, हूबहू समान होते हैं अपने पेरेंट्स के। तो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट लक्षण तो यही आ जाएगा, इसमें सभी पौधे कैसे होते हैं? अपने पुराने जनक के समान होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो बच्चों, उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनन पौधे के समान, जनन नहीं है बच्चों, ये जनक है, जनक पौधे के समान होते हैं। इसको करेक्ट कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या आ जाएगा इसका? ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं उन्हें भी उगाए जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे ये, कि ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, वह इस तरह से तो पौधे खत्म हो जाते। तो उस पौधे में क्या है, जो बीज उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे पौधों को हम उसके किसी भी अन्य भाग से विकसित करवा सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं या उनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, तो उन्हें इस विधि के द्वारा कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग देखिए बच्चों, स्पोर्स का नाम तो सुना ही होगा, है ना? स्पोर्स, बीजाणु जिसको हम बोलते हैं बीजाणु, स्पोर्स क्या होता है? कवक, जैसे आपने फंगस वगैरह देखा होगा, जैसे कवक जो होता है राइजोपस में, ऊर्ध्व तंतुओं पर कुछ सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं बीजाणु ध्वनि बन जाते हैं, जिसमें बीजाणु पाए जाते हैं और नए कवक का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बीजाणु ध्वनि, इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? इसके अंदर पाए जा रहे हैं बीजाणु। क्या पाए जा रहे हैं? बीजाणु। बीजाणु ध्वनि फट जाएगी तो इसमें से क्या निकलेंगे? बीजाणु निकलेंगे। और बीजाणु जब नीचे गिरेंगे, पोषक पदार्थ लेंगे, तो पोषक पदार्थ होकर किसका निर्माण करेंगे? नए कवक का निर्माण करेंगे, नए कवक की कॉलोनी डेवलप कर लेंगे। तो बस इसमें इतनी सी लाइन लिखना है बच्चों कि कवक में ऊर्ध्व तंतुओं पर, ऊपर मतलब तंतुओं पर, ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ मतलब गोल संरचनाएं बीजाणुधानी बन जाती हैं। इन संरचनाओं क्या बोल रहे हैं? इन संरचनाओं को बोल रहे हैं बीजाणुधानी। तो बीजाणुधानी बन जाते हैं, जिसमें क्या पाए जा रहे हैं? बीजाणु पाए जाते हैं, जो किसका निर्माण करते हैं? नए कवक का निर्माण करते हैं। चलिए क्लियर है बच्चों? यहाँ तक हमारा अलैंगिक जनन पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। नहीं है कोई समस्या? क्लियर है सभी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, हम देखते हैं, पहले लैंगिक जनन को समझते हैं। तो लैंगिक जनन को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक लिंगी और उभयलिंगी क्या होती है। देखो, पुष्प की अगर बात करें तो जब पुष्प में पुंकेसर मतलब क्या होता है? नर वाला भाग होता है, नर जनन वाला भाग, और स्त्री केसर होता है मादा जनन वाला भाग। तो पुष्प में जब स्त्री केसर वाला भाग प्रेजेंट हो या मादा जनन वाला, मतलब स्त्री केसर वाला मतलब मादा जनन वाला भाग प्रेजेंट हो, और नर जनन वाला भाग को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। या तो पुंकेसर प्रेजेंट होना चाहिए या स्त्री केसर प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भाग प्रेजेंट होता है, तब हम ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? देखिए एक बार और समझा देता हूँ कि ऐसे ये वाला जो भाग है, ये जो पुष्प की स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दी है, तो ये पूरा जो भाग है यहाँ से बीच का पूरा जो भाग है, इसमें ऊपर वर्तिकाग्र है, बीच में वर्तिका है, नीचे अंडाशय है, ये अंडाशय है, ठीक है, ये ऊपर वर्तिकाग्र है, ये जो एक नली गई है ये वर्तिका है। तो बच्चों ये वाला जो भाग को पूरे को मिला के हम बोलेंगे स्त्री केसर, जबकि पुंकेसर क्या हो जाएगा?
पुंकेसर ए वाला जो भाग हो जाएगा, ये क्या है, ऊपर वाला भाग को हम परागकोश कहते हैं, नीचे डंठल वाले भाग को हम तंतु कहते हैं। तो परागकोश और तंतु मिलकर क्या बना रहा है, ये पूरा बना रहा है पुंकेसर। तो या तो पुष्प में पुंकेसर होना चाहिए जो कि नर जनन वाला भाग है, या पुष्प में स्त्री केसर होना चाहिए जो क्या है, मादा जनन वाला भाग है। तो अगर पुष्प के अंदर इनमें से कोई एक भाग प्रेजेंट होगा तब हम ऐसे पुष्प को क्या बोलेंगे, एकलिंगी बोलेंगे। जैसे कि पपीता का पुष्प, तरबूज का पुष्प, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण हो गए। उभयलिंगी पुष्प क्या होता है, उभयलिंगी का पुष्प होता है, जैसे कि ये वाला पुष्प का जो डायग्राम बना के दिया है, ये पुष्प उभयलिंगी है। इसमें क्या है, नर वाला भाग भी है, नर जनन वाला भाग भी प्रेजेंट है और मादा जनन वाला भाग भी प्रेजेंट है। ऐसा पुष्प जिसमें नर जनन वाला भाग, जिसको क्या कहते हैं, पुंकेसर, और मादा जनन वाला भाग जिसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर, दोनों उपस्थित होते हैं, तो ऐसे पुष्प को हम कहते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी। तो ऐसे पुष्प को हम क्या कह रहे हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, कौन आ जाएगा इसमें, गुड़हल आ जाएगा और सरसों का पुष्प आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में बात कर लेते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं बच्चों, एक तो होता है सहायक अंग और एक होता है जनन अंग। तो सहायक अंग में कौन आ जाते हैं, आप देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। एक तो आता है बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज क्या होता है, ये जो नीचे पत्ती दिखती है तो वो हरे हरे कलर की पत्ती टाइप की संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं, बाह्य दल। इस पत्तियों के समूह को अगर मिला दिया जाए सभी को, तब हम इसको बोलेंगे बाह्य दल पुंज, और एक को क्या कह रहे हैं, बाह्य दल। सभी को मिला के क्या बोलेंगे, बाह्य दल पुंज। और ऐसी जो पिंक पिंक कलर की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, जैसे ये है, इन पत्तियों को हम क्या बोलेंगे, दल या पंखुड़ी, और सभी पंखुड़ियों को मिला के बोलेंगे दलपुंज। क्लियर है बच्चों। ये तो क्या होगा, इसके सहायक अंग हो गए। अब हम बात करेंगे इसके जनन अंग की। जनन अंग हमने समझ रखा है, एक तो पुमंग। पुमंग किसको बोल रहे हैं, सभी पुंकेसरों को मिला के पुमंग बोलते हैं, जो कि नर जनन वाला भाग है। और जायंग या स्त्री केसर किसको बोल रहे हैं, जो मादा जनन वाला भाग है, उसको हम क्या कह रहे हैं, जायांग या फिर स्त्री केसर कह रहे हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे एक चित्र बना के दे दिया है, किसका, एक चित्र दे दिया है कि जब परागकण का निर्माण होता है, जैसे अच्छा ये समझ लीजिए पहले पुंकेसर क्या है। पुंकेसर के कौन कौन से भाग आ जाते हैं। पुंकेसर आपने अभी समझा था, इधर देख लीजिए, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसमें परागकोश है, जिसके अंदर नर जनन कोश का परागकण का निर्माण होता है, और ये डंठल वाला जो भाग है इसको हम तंतु कह रहे हैं। तो बस इतना समझ लीजिए कि पुंकेसर परागकोश और तंतु से मिलकर बना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। स्त्री केसर में क्या क्या भाग आ जाएगा, स्त्री केसर में भाग आ जाएगा, एक तो आ जाता है अंडाशय, ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम क्या कह रहे हैं, अंडाशय कह रहे हैं, ठीक है। अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड का निर्माण होता है, बीजांड होता है, बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड के अंदर अंड कोशिका पाई जाती है, जिसके साथ में परागकणों का निषेचन होता है। ये पराग नलिका है, ठीक है। और ये ऊपर वाला भाग को हम क्या कह रहे हैं, ये वाला भाग को हम क्या कह रहे हैं, वर्तिकाग्र कह रहे हैं, और ये पूरी नली गई है उसको हम वर्तिका कह रहे हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए ये परागण की प्रक्रिया को समझा रहे हैं कि परागण क्या है, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, कि इस पर कोई परागकण आएगा, वर्तिकाग्र पर बैठेगा, वर्तिकाग्र से परागकण को पोषण मिलेगा और यह नलिका का निर्माण कर लेगा, और नलिका क्या आ जाएगी, नलिका सीधे सीधे आके अंडाशय में मिल जाएगी, और अंडाशय से जो परागकण का केंद्रक है वो आके फ्यूज़ हो जाएगा, निषेचन कर जाएगा। तो निषेचन की पूरी प्रक्रिया को यहाँ पे समझा रहे हैं। चलिए अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कि परागण क्या होता है। परागण बच्चों, जैसे कि आपने अभी देखा ऊपर कि ये परागकण है ऊपर की ओर जो वर्तिकाग्र पर बैठे हुए हैं, ये परागण है, क्या है, परागकण, जिसको इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहते हैं। परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर आना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें
तो परागण की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो परागण कितने प्रकार का होता है बच्चों, परागण होता है 2 प्रकार का, एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो ऐसा परागण स्वपरागण कहलाता है। बच्चों आपने देखा कि स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है वह किस में होती है, वह होती है उभयलिंगी पुष्प में। जैसे कि उसी में नर जनन वाला भाग है, उसी में मादा जनन वाला भाग है, तो वही उसी पुष्प के नर जनन वाले भाग मतलब पराग कोश से निकलकर परागकण कहाँ गिर जाएंगे, उसी पुष्प पर गिर जाएंगे, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, स्त्री केसर वाला जो भाग होता है उसकी वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्वपरागण। उसी पौधे के परागकण उसी पुष्प के किस पर गिर गए, वर्तिकाग्र पर गिर गए, तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। देखिए बच्चों इसकी डेफिनेशन भी क्लियर है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो ऐसा परागण स्वपरागण कहलाता है। तो बच्चों ये तो क्लियर हो गया स्वपरागण क्या है, कि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, क्लियर है। परपरागण क्या कहलाएगा, परपरागण में क्या हो जाता है बच्चों, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक लिंगी पुष्प में पाया जाता है। तो जब किसी पुष्प के परागकण किसी माध्यम के द्वारा, माध्यम मतलब जल भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, वायु भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, कीट भी हो सकते हैं। जो कीट एक पुष्प पर बैठ गया वही कीट दूसरे वाले पुष्प, उसी जाति के दूसरे पुष्प पर बैठ जाएगा, तो परागकण चिपक के चले जाएंगे उससे कीट से और वर्तिकाग्र पर चिपक जाएंगे, तो यह परागण कैसा हो जाएगा, परपरागण हो जाएगा। तो डेफिनेशन देखिए इसका, जब किसी पुष्प के परागकण किसी माध्यम के द्वारा, माध्यम मतलब कीट भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, माध्यम के द्वारा दूसरे जाति के पुष्प पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। जाति समान भी हो सकती है मतलब, लेकिन पुष्प क्या होना चाहिए, दूसरी जगह प्रेजेंट होना चाहिए, वही वाला पुष्प नहीं होना चाहिए, दूसरे पौधे मतलब जाति सेम हो सकती है पेड़ों की, लेकिन दूसरी जगह होना चाहिए वो पुष्प, दूसरे पेड़ पर होना चाहिए, ठीक है। तो जब किसी पुष्प के परागकण किसी माध्यम के द्वारा दूसरी जाति के पुष्प पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। इसमें अंतर भी पूछ लेते हैं, डिफरेंस समझाइए, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है स्वपरागण परपरागण में, तो इस टाइप से प्रश्न बनता है। चलिए अब देखिए निषेचन क्या है बच्चों। तो निषेचन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोजित होकर या मिलके किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो डेफिनेशन देखिए बच्चों इसकी, नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन होकर या मिलकर युग्मनज या जाइगोट का बनना निषेचन कहलाता है। क्लियर है बच्चों, 2 नंबर के हिसाब से काफ़ी है। पश्च निषेचन परिवर्तन, बच्चों ये क्या होता है, तो निषेचन होने के बाद जो परिवर्तन होते हैं उसको हम कहते हैं पश्च निषेचन परिवर्तन। जैसे कि निषेचन के पश्चात जाइगोट किस में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अगर पुष्प की बात करें, अगर प्लांट की बात करें या पादप की बात करें, तो पादप में क्या होता है, पादप में भी बीजांड किस में परिवर्तित हो जाएगा, बीज में परिवर्तित हो जाएगा। बच्चों एक नंबर से प्रश्न पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, कि बीज का निर्माण किससे होता है, तो बीज का निर्माण होता है बीजांड से। फल का निर्माण किससे होता है, तो फल का निर्माण होता है अंडाशय से, है ना, इस टाइप से। तो ये प्रश्न बन रहा है आपका 1 नंबर के प्रश्न यहाँ पे, कि निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो निषेचन के बाद जाइगोट तो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, और जो फल का निर्माण होता है वो किससे बनता है, फल अंडाशय से। फल अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाएगा, फल में परिवर्तित हो जाएगा निषेचन के बाद। चलिए अंकुरण क्या है बच्चों, अंकुरण तो आप सभी जानते ही होंगे कि बीज में भ्रूण अवस्था
भ्रूण अथवा भावी पौधा रहता है जो अनुकूल परिस्थितियों में विकसित हो जाते हैं, जिसे अंकुरण कहते हैं। घर में जो बीज रखे होते हैं वो है तो अंकुरित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, जैसे कि उचित तापमान, वायु, मिट्टी, पोषक पदार्थ, पानी मतलब जल, ये सभी परिस्थितियाँ जब उनको मिल जाती हैं तो जो बीज होता है वो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे पौधे का निर्माण करने लगता है, मतलब अंकुरित होने लगता है। तो बीज को उपयुक्त फेवरेबल कंडीशन, जिसको हम ऐसे बोलेंगे कि अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती हैं, तो वो किस में परिवर्तित होने लगता है, वो धीरे धीरे पौधे या भ्रूण में परिवर्तित होने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बीज में भ्रूण अथवा भावी पौधा रहता है जो अनुकूल परिस्थितियों में विकसित हो जाते हैं, जिसे अंकुरण कहते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मनुष्य में जनन। मनुष्य में जनन कैसे होता है? तो बच्चों, मनुष्य में जनन के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं नर जनन तंत्र को समझ लेते हैं। नर जनन तंत्र क्या होता है? तो बच्चों, बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से इसका जो डायग्राम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर में अगर पूछा जाएगा तो डायग्राम के बारे में ज़्यादातर संभावना बन रही है कि डायग्राम ज़रूर पूछा जाएगा, या पेपर आजकल जो पेपर आ रहे हैं उसमें डायग्राम बना के दे देंगे, आपको उसके विभिन्न भाग बताना है कि कौन सा भाग क्या है। तो पूछ लेते हैं इस भाग का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इस टाइप से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो डायग्राम भी बना के देख लीजिए और इसके भागों को देख लीजिए कि कौन से भाग कहाँ कहाँ हैं। तो नर जनन तंत्र में हम बात कर रहे हैं, इसके विभिन्न भाग उपस्थित होते हैं। यह नर में उपस्थित होता है और उदर गुहा के नीचे पाया जाता है। वृषण, नर जनन तंत्र के जो भाग है उसमें पहला आता है वृषण। वृषण ध्यान से समझिए, वृषण क्या है? वृषण ये है, पूरा भाग को हम बोलते हैं वृषण, और ये एक कवर के अंदर ढका होता है जिसको हम बोलते हैं वृषण कोश। क्या कहते हैं? वृषण कोश। क्लियर है? तो वृषण एक थैले के अंदर बंद होता है, इस थैले का नाम है वृषण कोश। ठीक है? उसके अंदर क्या पाया जा रहा है? वृषण पाया जा रहा है। वृषण कितने होते हैं? 2 होते हैं वृषण, या कह सकते हैं एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ठीक है? तो वृषण किसके अंदर बंद होता है? वृषण कोश के अंदर बंद होता है। वृषण से क्या निकलती है? वृषण से एक शुक्र वाहिनी निकलती है, जिसमें से वृषण किसका काम कर रहा है? वृषण काम कर रहा है शुक्राणुओं के निर्माण का, और कुछ हार्मोन का निष्कासन भी करता है वृषण। तो वृषण को एक ग्रंथि के तौर पे भी माना जाता है। शुक्राणु का निर्माण करेगा और कुछ हार्मोन्स का निष्कासन भी करेगा, और यह शुक्राणु एक नलिका से होते हुए जाएंगे। इस नलिका का क्या नाम है? इस नलिका को हम बोल रहे हैं शुक्र वाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनी। और जैसे ही ये शुक्र वाहिनी कहाँ चली जाती है? ये शुक्र वाहिनी सीधे सीधे मिल जाती है शुक्राशय में। ये वाला जो भाग है जो आप देख रहे हैं शुक्राशय, इस शुक्राशय में शुक्राणु आ जाएंगे, यहाँ विभिन्न प्रकार से पोषक पदार्थ प्राप्त करेंगे, और पोषक पदार्थ प्राप्त करके इस सेशन के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। तो इसके मोस्ट ही इम्पोर्टेंट जो भाग हैं वो क्या हैं? वृषण है। वृषण किसका निर्माण कर रहा है? वृषण शुक्राणु का निर्माण कर रहा है और कुछ हार्मोन का निष्कासन भी करता है, जिस कारण से वृषण को क्या कहते हैं? वृषण को एक ग्रंथि के तौर पर भी माना जाता है। वृषण एक प्रकार की ग्रंथि ही है जो कहाँ होता है? शरीर से थोड़ा बाहर पाई जाती है। शरीर से बाहर पाए जाने का कारण क्या है? इसका जो तापमान होता है शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री कम होता है, जिस कारण से शरीर के बाहर पाई जाती है। चलिए, तो इसके मेन भाग पढ़ लिए हमने। वृषण, वृषण किसके अंदर बंद रहता है? वृषण कोश के अंदर बंद होता है। वृषण से शुक्राणु जिस नलिका से होकर गुजरते हैं उसको क्या कहते हैं? शुक्र वाहिनी कहते हैं। शुक्र वाहिनी से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? शुक्राशय में पहुँच जाते हैं। शुक्राशय में पोषण प्राप्त करते हैं, पोषक पदार्थ लेते हैं, और यहाँ से विभिन्न प्रकार के कुछ द्रव इसमें मिल जाते हैं। जब ये द्रव इसमें मिल जाते हैं, और शुक्राशय के साथ में कुछ और ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, जिसको काउपर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ मिल जाती हैं जो इसको पोषक पदार्थ और कई प्रकार के द्रव प्रदान करती हैं, जिस कारण से इसको शुक्राणु को अब यहाँ सीमन बोला जाता है। सीमन मतलब वीर्य हिंदी में। और यह सेशन के रास्ते होते हुए बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखिए, वृषण के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं। जो मैंने समझा है वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, कि वृषण एक प्रकार की जनन अंग है। यह केवल पुरुषों में उपस्थित होते हैं। यह उदर के भाग स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक का मतलब होता है यह वृषण जो थैला था
जिसके बारे में हमने वृषण कोश नाम दिया था यहाँ पे, उसी को हम स्क्रोटल सैक बोल रहे हैं यहाँ पे। तो बाहर स्क्रोटल सैक मतलब वृषण कोश में स्थित होती है। इसका कारण है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होना चाहिए, जिस कारण से शरीर के बाहर पाई जाती है। इसका ताप 2 या 3 डिग्री शरीर के ताप से कम होता है। चलिए, इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन का मुख्य कार्य है नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे कि दाढ़ी का आना, मूंछों का आना, आवाज़ का भारी हो जाना, कंधों का बड़ा हो जाना, इस टाइप के जो लक्षण होते हैं उसके विकास में टेस्टोस्टेरोन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वृषण है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है और उसके कार्य क्या हैं। तो वृषण से निकलने वाले हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, और इस हार्मोन का जो कार्य है वो है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना है। और दूसरा इसका कार्य होता है जो शुक्राणु है उसके निर्माण में सहायता प्रदान करना होता है। शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। चलिए, फिर आता है प्रोस्टेट तथा शुक्राशय। जो ग्रंथियाँ होती हैं दोनों, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय, अपने स्त्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह स्त्राव शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ रखा है। चलिए, शुक्राणु सूक्ष्म संरचना है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्या होता है अनुवांशिक पदार्थ? डीएनए। इसके अंदर अपना डीएनए पाया जाता है। चलिए, अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। तो मादा जनन तंत्र के, जैसे हमने नर जनन तंत्र के भाग पढ़े थे, तो ऐसे ही मादा जनन तंत्र भी विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है। और यह मादा है, मादा जनन तंत्र नाम से ही क्लियर हो रहा है किसमें पाया जाएगा? मादा के अंदर पाया जाता है, फीमेल के अंदर पाया जाता है। चलिए, तो इसका पहला भाग है अंडाशय मतलब ओवरी, दूसरा भाग है अंडवाहिनी, तीसरा भाग है गर्भाशय, चौथा भाग है ग्रीवा या सर्विक्स, और लास्ट है योनि। इसको ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा क्या है इसके भागों को समझ लेते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें दो अंडाशय पाए जाते हैं। जैसे वृषण भी 2 पाए जा रहे थे, तो इसमें अंडाशय भी 2 पाए जा रहे हैं, एक जोड़ी। अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडे का निर्माण होगा। और अंडे का जब निर्माण होगा तो अंडा यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा? इस नलिका को बोलते हैं, पूरी नलिका को, इसको नलिका को यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। ये पूरी नलिका को क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी या फैलोपियन। ये यहाँ से यहाँ तक पूरी पाई जा रही है, ठीक है। इस नलिका को हम बोलेंगे अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो जो निषेचन होता है इसी नलिका के अंदर होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन होता है अंडवाहिनी के अंदर या फैलोपियन ट्यूब। एक ही बात है, इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं, हिंदी में अंडवाहिका कह रहे हैं या अंडवाहिनी कह रहे हैं, ठीक है। अंडवाहिनी में जैसे ही अंडा और शुक्राणु का निषेचन हो जाएगा, तो निषेचन के बाद जो भ्रूण आएगा वो गर्भाशय में आ जाएगा। इसके नीचे वाले भाग को, यहाँ पूरे भाग को हम क्या बोल रहे हैं? गर्भाशय बोल रहे हैं। और इस जो नीचे सकरा वाला भाग है, इस वाले भाग को हम बोल रहे हैं ग्रीवा। क्या बोल रहे हैं? ग्रीवा बोल रहे हैं। चलिए, इससे ग्रीवा के जो नीचे वाला भाग है उसको हम बोलते हैं योनि। तो जो शुक्राणु जाएंगे तो योनि मार्ग से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन नलिका में पहुँचते हैं। वहाँ क्या पाया जाता है? वहाँ पाया जाता है अंडा, क्योंकि अंडाशय से निकल के अंडा फैलोपियन नलिका में आ जाता है। और फैलोपियन नलिका मतलब अंडवाहिनी के अंदर ही क्या होता है? निषेचन होता है। पेपर में 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन होता है अंडवाहिनी के अंदर। क्लियर है बच्चों? अंडाशय के कार्य देख लीजिए। अंडाशय क्या काम करता है? अंडाशय भी एक प्रकार की ग्रंथि है। यह एक जनन अंग के तौर पर काम करता है। यह महिलाओं में उपस्थित होता है। इससे एस्ट्रोजन हार्मोन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन के नाम लिखिए। तो अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम क्या है बच्चों? एस्ट्रोजन जैसे कि जो टेस्टोस्टेरोन काम कर रहा था नर में, उसी प्रकार से एस्ट्रोजन मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे कि आमज का पतला हो जाना और ब्रेस्ट स्तन ग्रंथियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रोजेस्टेरोन का जो काम होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? गर्भाशय के स्तर को मोटा करने, गर्भाशय की जो अंतःभित्ति होती है एंड्रोमेट्रियम, उसको मोटा करने का कार्य करता है प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है बच्चों? प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा समझ लीजिए। प्लेसेंटा का कार्य होता है, जैसे कि भ्रूण जब स्थापित हो जाता है गर्भाशय के अंदर, तो भ्रूण
और गर्भाशय के बीच में एक भित्ति का निर्माण हो जाता है, एक नली का निर्माण हो जाता है, जो माता से जो पोषक पदार्थ होते हैं जो भ्रूण को प्रदान करता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं भ्रूण के, वह अपरा के द्वारा या उस नलिका के द्वारा माता को दे देता है। तो प्लेसेंटा या अपरा एक प्रकार की नली नुमा संरचना होती है, जो गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली नली नुमा संरचना प्लेसेंटा या अपरा कहलाती है। क्लियर है बच्चों? ये इसका जो संबंध होता है गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य होता है। क्लियर है? तो इसका कार्य क्या है? माता से भ्रूण को ग्लूकोज, माता से जो भ्रूण को जो ग्लूकोज मिलता है वो इसी के द्वारा मिलता है, ऑक्सीजन जो मिलती है इसी के द्वारा मिलती है, तथा अन्य प्रकार के पदार्थ भी इसी के द्वारा भ्रूण तक पहुंचते हैं माता के द्वारा। दूसरा है इसका कार्य, विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का निपटान भी प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो कि हमने अभी बताया था बच्चों। उसी प्रकार से सेम टू सेम जो लैंग्वेज है वो सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है, आपको याद करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बच्चों आगे देखिए, जनन स्वास्थ्य। कुछ ऐसी युक्तियां हैं जो कि स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये बहुत ज़्यादा जनन स्वास्थ्य की दृष्टि से ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको समझ लेते हैं। जनन से संबंधित अंगों एवं रोगों के बारे में जानकारी के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। जनन संबंधी जो भी जानकारी हमको प्राप्त हो रही है, जनन संबंधित जो भी जानकारी या जनन के संबंध में जो भी हम जानते हैं, ये सब क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्योंकि जनन से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं, कई प्रकार की सिंड्रोम भी हो सकता है। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम बहुत प्रकार की जो बीमारी होती है उनके समूह को कहते हैं। ठीक है? तो यौन संचरित रोग, यौन क्रिया से फैलने वाले रोग यौन संचरित रोग कहलाते हैं। तो यौन क्रिया से जो फैलने वाले रोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? यौन संचरित रोग कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा? गोनोरिया आ जाएगा, सिफिलिस आ जाएगा। ध्यान से देखना बच्चे, जो बच्चों इसमें क्या हो जाता है कि पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ऐसे पूछ लेंगे कि जीवाणु से होने वाले यौन संचरित रोग कौन कौन से हैं। तो गोनोरिया है इसमें और सिफिलिस है। ठीक है? और दूसरा प्रश्न पूछ लेंगे, वो इस टाइप से प्रश्न बन रहा है कि जो विषाणु है, वायरस है, तो वायरस से होने वाले यौन संचरित रोग कौन कौन से हैं। तो विषाणु या वायरस से होने वाले यौन संचरित रोग हैं, एक तो है जनित रोग मस्सा जो रोग होता है जिसको बर्ड के नाम से जानते हैं, और दूसरा है HIV एड्स। ये 2 रोग हैं जो विषाणु के द्वारा होते हैं, और 2 रोग किसके द्वारा हो रहे हैं? जैसे कि गोनोरिया और सिफिलिस जीवाणु के द्वारा होता है। आगे देखिए, गर्भधारण रोकने की युक्तियाँ। गर्भ धारण होने से रोकने के लिए कई प्रकार की युक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं, जिससे कि गर्भधारण होने से रोका जा सकता है। जैसे कि कॉपर टी किस प्रकार की होती है? कॉपर टी इस टाइप से होती है बच्चों, एक टी के आकार की होती है और यह कॉपर से मिलकर बनी होती है। इसको गर्भाशय में एंटर कराया जाता है। जैसे ही शुक्राणु इस पर टकराएंगे, शुक्राणु समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो वह फैलोपियन नलिका तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कॉपर टी गर्भाशय के अंदर इंटर करा दी जाती है। ये एक थोड़ी सी शल्य क्रिया है, डॉक्टर के द्वारा की जाती है। डॉक्टर कॉपर टी को इंसर्ट करा देता है महिला के गर्भाशय के अंदर, और यह 2 या 2.5 साल के लिए की जाती है। उसके बाद इसको निकलवाना पड़ता है। तो ये गर्भधारण रोकने की सबसे उपयुक्त युक्ति है। दूसरा आता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या है? ये भी एक शल्य चिकित्सा के द्वारा की जाती है, डॉक्टर के द्वारा की जाएगी। इसमें क्या होता है, पुरुषों की जो शुक्र वाहिका है, शुक्र वाहिनी को काट के वहाँ पे बांध दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। ठीक है? और उसको दोनों साइड कट लगा के काट के बांध देंगे, जिससे कि शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं। जब शुक्राणु बाहर नहीं आ पाएंगे तो निषेचन नहीं हो पाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं, पुरुषों में जनन नियंत्रण की एक विधि है जो कि शल्य क्रिया के द्वारा की जाती है। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब किस में पाई जा रही थी? महिलाओं में पाई जा रही थी, फैलोपियन ट्यूब। तो ये महिलाओं के अंदर होती है और यह भी गर्भधारण रोकने की एक विधि है, स्थायी विधि है, शल्य क्रिया के द्वारा की जाती है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु और अंडाणु का जो अंडा है उसका निषेचन नहीं हो पाता है। चलिए, कंडोम सेशन के ऊपर या मेल और फीमेल 2 प्रकार के कंडोम का यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है
कि जो नर युग्मक है शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने से मतलब निषेचन होने से रोका जाता है इसके द्वारा, और निषेचन नहीं हो पाएगा तो फिर गर्भधारण भी नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट है गर्भ निरोधक गोलियां। कुछ ऐसी टैबलेट्स पे आती हैं मार्केट में जिससे क्या होता है गर्भ निरोधक होने से रोका जा सकता है। क्लियर है बच्चों? आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा, और जो भी प्रश्न आपके बन रहे हैं वो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, तो कोशिश करूँगा कि आपके उन क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट किया जाए। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ दे रहा हूँ, इसके आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है मुकुलन द्वारा? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, लेशमानिया में होता है। एक और आंसर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है हाइड्रा। तो यहाँ पे मैं एक और दे रहा हूँ चॉइस आपको हाइड्रा में, ठीक है? जो भी आपका राइट आंसर है वो लिख सकते हैं। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन का कौन भाग नहीं है? डिम्बवाहिनी मतलब अंडवाहिनी, शुक्रवाहिका, गर्भाशय, अंडाशय। अंडाशय भी पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है। शुक्रवाहिका किस में पाई जाती है, नर में या मादा में? और डिम्बवाहिनी तो आपको पता है मादा में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। चलिए नेक्स्ट है परागकोश में होते हैं। परागकोश के अंदर क्या होता है? बाह्यदल होता है, अंडाशय होता है, अंडक होता है, परागकण होते हैं। राइट आंसर आपके लिए छोड़ देते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें। ये आपके लिए होमवर्क हो गया है। क्लियर है बच्चों? बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन इस वीडियो का नहीं पहुंचता है। और भी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू। बने रहिए साइंस फैक्ट्स बाय दीपक सर के साथ में। थैंक यू।